और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। आज इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4:30 बजे होनी है। ये इस वक्त की खबर हम आपको बता दें। आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या डिटेल्स मिल रही है? विज्ञान भवन में एक बार फिर चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जाहिर है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सीधा सीधा यही है कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम का ऐलान आयोग करने जा रहा है। इसमें चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान होगा और साथ ही असम में शायद 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराने की संभावना जताई जा रही है। और सूत्रों का कहना है कि सारे 5 विधानसभाओं के लिए काउंटिंग एक ही दिन होगी और उसी दिन 1 मई या उससे पहले ही विधानसभाओं के गठन की प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 4 मई से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। जी संजय, लेकिन इस दौरान देखना ये भी होगा, हालांकि बिहार में इससे पहले इलेक्शन हो चुके हैं कोरोना के दौर में, लेकिन कोरोना संक्रमण प्लस बच्चों के एग्जाम हैं या स्कूल खुलने को लेकर जो एक पूरा प्रोसेस है, तो ये सब कुछ भी इस बार एक चैलेंज के तौर पर जरूर होगा इलेक्शन कमीशन के सामने। जी हाँ, चैलेंज के तौर पर इसलिए भी होगा कि चुनाव आयोग ने लगातार सबसे ज्यादा दौरे इन राज्यों के किए हैं और इसमें अभी भी डॉक्टर सुदीप जैन पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए और वहां जाकर उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है और तमिलनाडु, केरल जहां मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए काफी बड़ी चुनौती है ऐसे में चुनाव कराना। और चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने तमाम एहतियाती उपाय कर लिए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा बलों का भी पूरा बंदोबस्त है। चुनाव के घंटे में मतदान के घंटों में इजाफा भी है ताकि लोग आराम से बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। जी, बड़ी खबर हमें संजय यहाँ पर दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन की टीम ने बंगाल में दौरे भी किए हैं, अलग अलग दलों ने उनसे मुलाकात भी की है। कोरोना काल, स्टूडेंट्स के स्कूल खुलना, बोर्ड एग्जाम का टाइम, ये सारे चैलेंजेस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने भी हैं। लेकिन संजय, इन सबके मद्देनजर एक और बड़ा चैलेंज जो इस वक्त जमीन पर दिखाई देता है बंगाल में, चुनावी हिंसा, जिसकी तस्वीरें हमने बीते 2-3 महीनों में देखी कि कैसे आपस में कार्यकर्ता उलझे हैं, वहां पे खून खराबा हुआ है। इस चुनौती से कैसे इलेक्शन कमीशन निपटेगा और जो एक रक्त रंजित तस्वीर दिखाई देती है उससे बचे बंगाल, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। जी हाँ, चुनाव आयोग जिस समय निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के चुनावी तैयारियों के दौरे पर था, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने वहां के अधिकारियों के साथ साफ साफ वहां के कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी नाराजगी और निराशा जताई थी और उनका कहना था कि ये बहुत बुरी स्थिति है। इस पर पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव ने कहा था कि चुनाव आने तक पूरी कानून और व्यवस्था की स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात होंगे और इस पर राज्य सरकार तैयार हो गई कि वो मतदान केंद्रों से दूर दूर तक राज्य पुलिस को दूर रखा जाएगा। वो शहर, गांव, कस्बों, इनकी सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान देंगे और जो मतदान केंद्र हैं उनके आसपास का सुरक्षा घेरा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में होगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव होंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तू डाल ताल में बात की स्थिति रहती है बंगाल में, तो वहां पर किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, देखिए, हर साल जब भी चुनाव आते हैं तब तारीखों का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस बार सबकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसलिए भी है क्योंकि तारीखों के ऐलान से ही पहले वहां पर रण शुरू हो चुका है। कई जगहों पर ऐसी जहां पर बीजेपी की रैली को, रथ यात्रा को इजाजत नहीं देना, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो तारीखों के बाद लागू होता है, लेकिन यहां पर तो तस्वीर अलग ही है।
जी हाँ, बिल्कुल। और चुनावी जो प्रिपरेशन है वो हम कह सकते हैं 6 महीने पहले शुरू हो गया था। दुर्गा पूजा से शुरू होके तब से चुनाव का जो कैंपेन है वो शुरू हो गया है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दुर्गा पूजा से जुड़ गए, ममता बनर्जी खुद कितने सारे दुर्गा पूजा में उन्होंने भाग लिया। तब से ये पहली बार है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, इतने पहले से ही दोनों ही जो पक्ष है, दोनों ही पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी है। और इस वक्त चुनाव ऐलान होने से पहले ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पश्चिम बंगाल के दौरे में आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ममता तृणमूल के पक्ष से ममता बनर्जी खुद और अभिषेक बनर्जी विभिन्न जगहों पे रैली कर रहे हैं, रैली को संबोधन कर रहे हैं, रोड शो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं पूरे दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां जुड़ गई है ऐसे एक वक्त में जब चुनाव ऐलान नहीं हुआ है। और आज हो सकता है कि चुनाव का डेट ऐलान हो जाए, जैसे कि संजय जी खुद कह रहे थे कि इस बार लग रहा है कि 8 चरणों में चुनाव होगा, पिछली बार 7 चरणों में हुआ था। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो चुनाव में हिंसा, चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा और किस तरह का सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम इलेक्शन कमीशन कर पाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच, सुनील अरोड़ा खुद पश्चिम बंगाल के दौरे में आए थे, उनके साथ साथ पूरा इलेक्शन कमीशन का बेंच आया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। और कुछ दिन पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने ये आकलन करते हुए बहुत सारे ऐसे रद्दबदल भी किए थे पुलिस पोस्टिंग्स में। क्योंकि कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं, विधाननगर जो क्षेत्र है उनके पुलिस कमिश्नर, आपका हावड़ा में पुलिस कमिश्नर, इन सब पुलिस कमिश्नरों को बदल दिया गया है। तो सबकी निगाहें अब उस चीज पर रहेगी कि जो नया पुलिस कमिश्नर इनको लाया गया है कोलकाता में, सोमेन मित्रा, और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी राजीव कुमार जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनको हटा के इलेक्शन कमिश्नर ने ही सोमेन मित्रों को लाया था। तो इस बार शायद प्रीएम्प्ट करते हुए ममता सरकार ने खुद सोमेन मित्रों को लगा दिया है, अनुज शर्मा को हटा दिया है। क्या फिर से कोई रद्दबदल होगा जब चुनाव आयोग और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाएगा? इन सब पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कितने चरणों में चुनाव होगा इस बार। आकलन ये लगाया जा रहा है कि 8 चरणों में हो, क्योंकि उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक बहुत लंबा क्षेत्र है और जो सेंट्रल फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। हम लोगों के पास ये खबर था कि 125 कंपनी सेंट्रल फोर्स 25 तारीख तक पश्चिम बंगाल में आ जाएगी। हम देख रहे हैं विभिन्न जिले में ऑलरेडी सेंट्रल फोर्स की तैनाती भी हो गई है और कुछ जगहों पे सेंट्रल फोर्स रूट मार्च भी कर रही है। तो सिक्योरिटी का इंतजाम सबसे बड़ा एक कंसर्न है और कड़ी निगरानी के बीच में सेंट्रल फोर्स की इस बार चुनाव होने वाली है। और इसको लेके जिस तरह का राजनीतिक तर्जा है दोनों ही पार्टियों में, सियासत भी गरमाने लगी है। जहां तृणमूल ये कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स को भेज के लोगों को इंटिमिडेट करने की कोशिश मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है, वही बीजेपी कह रही है कि बिना सेंट्रल फोर्स की यहाँ पे चुनाव फ्री एंड फेयर कतई नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबके निगाहें इस बार ये रहेंगी कि इलेक्शन कमीशन कितने फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना चाहती है। अहम जानकारी हमें इंद्रजीत कुंडू दे रहे हैं कोलकाता से। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इलेक्शन कमीशन के आगे, जिसमें चुनावी हिंसा एक अहम मुद्दा और खासतौर पर बंगाल के लिहाज से, क्योंकि अभी भी जो तस्वीरें वहां दिखाई दी हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। और ये चिंता इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स में और जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से की तो नाराजगी उनके भीतर दिखाई दी। हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, बड़ा सवाल ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कमर तो कस चुकी हैं, बंगाल पर इस बार सबकी निगाहें हैं क्योंकि वहां पर हाई स्टेक्स इस वक्त दिखाई देते हैं। किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं? चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है शाम 4:30 बजे तक। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेगा कि 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसमें क्या क्या तारीख होंगी और कितने कितने फेजेस में चुनाव होगा, उसको लेकर कोई भी पार्टी, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं और सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन सबके कुछ ना कुछ अपने अपने सवाल हैं। जैसे इंद्रजीत बता रहे थे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो 125 कंपनियां तैनात की गई हैं उसको लेकर टीएमसी सवाल उठा रही है कि सिर्फ बंगाल में ही क्यों, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि वहाँ पर जो है जिस तरीके का माहौल है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसमें जो है फ्री एंड फेयर चुनाव जो है
वो सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ही हो सकता है। और ये बात हमेशा बीजेपी भी कहती रही। अब देखना ये है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि असम में उसको अपनी सरकार को दोबारा लाना है। बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है ये चुनाव जीतने के लिए, और हमेशा बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें हम बंगाल में जीतने जा रहे हैं। तमिलनाडु में उनका जो है अलायंस है एआईडीएमके के साथ, वहाँ पर भी बीजेपी की कोशिश होगी कि उनका अलायंस जीते। पुडुचेरी के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार थी, अभी विश्वास मत के दौरान जो है वहाँ पर वी नारायण स्वामी जो है फ्लोर टेस्ट हार गए, और उसके बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि वहाँ पर जनता की सरकार बनने जा रही है। तो कोशिश बीजेपी की रहेगी कि वहाँ पर भी अच्छा नंबर ले और उनके अलायंस की जो है वहाँ सरकार बने। और उसके साथ ही केरल में चुनाव है, वहाँ पर भी बीजेपी की कोशिश है कि उनका प्रदर्शन जो है पिछली बार से ज़्यादा बेहतर हो, वहाँ उनका वोट परसेंटेज बढ़े और वहाँ पर केरल में उनका खाता खुले इस बार। साथ ही हिमांशु, पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार ये माना जा रहा है कि 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। ऐसे में एक एडेड एडवांटेज बीजेपी के लिए ये, क्योंकि उसको 5 राज्यों पर फोकस करना है, ज्यादा समय प्रचार और प्रसार के लिए मिलेगा। टीएमसी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। बिल्कुल, देखिए टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, और बीजेपी को ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि असम में उनकी सरकार है पिछले 5 साल से, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उनका गठबंधन था, और उस गठबंधन के अंदर बीजेपी ने 90 सीटें ली थी 126 में से। तो उस तरीके का प्रदर्शन एक बार बीजेपी फिर से दोहराना चाहेगी, पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन बीजेपी के सामने वहाँ पर चुनौती है क्योंकि असम में बीजेपी जो है अभी तक चुनाव की घोषणा होने से पहले तक बीजेपी ने वहाँ पर अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहाँ कई पावर सेंटर हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक पावर सेंटर है। हेमंत विश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़े संकट मोचक है। दूसरी तरफ दिलीप सेकिया जिनको अभी महासचिव बनाया है, पार्टी के सांसद हैं, वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो पार्टी और संघ की तरफ से ये हमेशा है कि पार्टी के काडर या आरएसएस के किसी काडर को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए, बाहर के लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना किया जाए। ये सारी तमाम कोशिशें हैं, और साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर जो उनके गठबंधन का किला है उस किले को भी बचाना है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का हालात एआईडीएमके के साथ बीजेपी के हुए थे वो शायद बहुत ही अच्छे नतीजे नहीं थे। 39 सीटों में से जो है डीएमके को 38 सीटें मिली उनके गठबंधन को, और सिर्फ एआईडीएमके के एक सांसद चुन कर आए 39 सीटों में से। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 3 स्टेट में उनका खासकर स्टेक लगा है। पुडुचेरी में जो है बीजेपी और उनका अलायंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। केरल में वो अपना खाता खोलना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष जरूर बटा हुआ है, लेकिन लौटेंगे आपके पास हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।